गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं इलेक्शन स्पेशल बुलेटिन। खबर चुनावी है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी हैपनिंग खबरों पर इस वक्त आपको देते हैं पूरा अपडेट और पहुंचाते हैं चुनाव से जुड़ी इस पल की हर एक खबर। तो पहली खबर आज छत्तीसगढ़ से, जहां राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा खुलकर जाहिर कर दी। भिलाई चरौदा में सोलर प्लांट के उद्घाटन समारोह में पहुंची सांसद सरोज पांडे ने कहा कि पार्टी उन्हें जहां से टिकट देगी वहां से वे चुनाव मैदान में उतरने तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस के उस बयान पर आड़े हाथ भी लिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि भाजपा ईडी और आईटी के जरिए अपना खजाना भर रही। सरोज पांडे ने कहा कि जिनके घर से खजाना निकल रहा है वे सही जानकारी देते तो कार्रवाई की नौबत नहीं आती। अगर ईडी उनके वहां तक पहुंचती है और वो पैसा मिलता है तो पैसा कहाँ का है, अगर वो उस पर सही जवाब दे तो मुझे लगता है कि आगे कार्रवाई की जरूरत नहीं हो। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का पैसा है तो गोलमाल जवाब होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इधर पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस में भी राम मंदिर के मुद्दे का असर दिखने लगा। अब कांग्रेस पार्टी राम यात्रा की तैयारी में है। मध्य प्रदेश से लेकर ये अयोध्या तक जाने वाली है। फिलहाल कब यात्रा होगी ये तय नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि कांग्रेस राम भक्त है, लेकिन हम इस यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक करते जाएंगे कि क्या मोदी की गारंटियां पूरी हो पाई हैं, क्या बीजेपी सरकार ने अपने वचन पत्र के मुताबिक बेरोजगारों को रोजगार दिया है, क्या धान के दाम 31 रुपए क्विंटल मिल पा रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल गई है। इन सवालों के जवाब लेते हुए कांग्रेस रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या जाएगी। कांग्रेस की राम यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि राम यात्रा निकालने से पहले क्या जीतू पटवारी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाले अपने आला कमान से मंजूरी ले ली है। राम यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी और मंदिर जाएगी और दर्शन करेगी मध्य प्रदेश में। पर मोदी जी कहेंगे, शिवराज जी कहेंगे, मोहन यादव कहेंगे, तब करेंगे। ये कमिट कर ले हैं कि सोनिया जी राहुल जी ने ओके किया है कि नहीं किया है। नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था, तो तब कहाँ गए थे वो। तो ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं इन्हें तो सोचना चाहिए दोहरा चरित्र तो न रखें। 25 फरवरी यानी कल मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और इसे लेकर प्रदेश इकाई पूरी तरह तैयार है। वी डी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है, बुंदेलखंड का हर मतदान केंद्र बीजेपी जीतेगी। अमित शाह प्रदेश में 25 फरवरी को 2294 बूथ समितियों की मीटिंग लेने वाले हैं। हर बूथ से 11 सदस्य शामिल होंगे। वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। लेकिन बुंदेलखंड के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी है और वो सपा आपा जिनके पास 1% 2% भी वोट नहीं है, तो हमारा सौभाग्य है कि भारत के लोकप्रिय नेता हमारे गृह मंत्री बुंदेलखंड और खजुराहो के जनता के साथ कार्यकर्ताओं का उनका संबोधन हम सब लोगों के लिए एक पाथे बनेगा। तो बीजेपी शाह के आगमन की तैयारी में जुटी है, तो वहीं अमित शाह के दौरे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह राजनीति करने के बजाय पहले मध्य प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा दें, 1 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दें। मध्य प्रदेश सरकार को चुनाव पहले, आचार संहिता के पहले 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देके कृपा करके जो वादे आपने दिए, चुनाव जीत गए, सरकार बना ली, वो पूर्ण करवा दें, क्योंकि हमारी सरकार के पास पैसे नहीं है। अमित शाह जी से अनुरोध है कि जो बोला वो करवाओ, लोकसभा के पहले आ रहे हो। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन पार्टियों के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दल इस तरफ आगे बढ़ चुके हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में ये दिखा था कि दोनों पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को अच्छी संख्या में मौका दिया, वे जीत कर भी आए।
इस बार भी पूरे आसार हैं कि लोकसभा चुनाव में 11 सीटों में 3 से 4 सीटों पर दोनों ही दल महिला उम्मीदवारों को मौका दें। भाजपा विधायक भावना बोरा का कहना है कि उनकी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का निर्देश सभी मानते हैं, इसलिए पार्टी जिसको भी मैदान में उतारेगी उसका साथ दिया जाएगा। इधर कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से महिलाओं को मान सम्मान और मौका दिया है। हर चुनाव में कांग्रेस आधी आबादी को पूरा अवसर देती है। जो आरक्षण बिल जो महिलाओं के लिए इतने दिनों से अटका हुआ था, तो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार आने के बाद भी प्राथमिकता से उसे लिया गया। 33% आरक्षण की जो बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे उसमें अग्रणी है और निश्चित ही महिलाओं को इस बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर जरूर मिलेगा लोकसभा में। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए और अब की बार भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में उतारेंगे ताकि आधी आबादी को उनका पूरा हक मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज 24 के चुनाव के लिए अपने प्लान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कर दी। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश को 34,427 करोड़ की सौगात वर्चुअल संबोधन के दौरान दी। 10 परियोजनाएं हैं प्रदेश की जिनका आज वर्चुअल लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। इसमें भिलाई के जंजगिरी में रेलवे के 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का राष्ट्र के नाम समर्पण हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और पूरे प्रदेश में 90 के 90 सीटों पर आज इस कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का हब बनाना लक्ष्य है। राजनांदगांव भिलाई में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स का लोकार्पण आज हुआ है। ऐसी व्यवस्था है जिसमें रात में आसपास के लोगों को बिजली उपलब्ध हो, यही प्राथमिकता है। आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े, बिजली से जुड़े और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक विविध प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के और नए अवसर बनेंगे। हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आज ही राजनांदगांव और भिलाई में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डील यानी टिकटों को लेकर फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। दिल्ली में दोनों दलों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग के बारे में विस्तार से बताया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी, संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज, तो कांग्रेस की तरफ से दीपक बावरिया और अरविंद सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत जारी है। 2 दिन पहले लखनऊ में सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ। कहा कि आप और कांग्रेस के बीच भी सीट बंटवारे पर लंबी चर्चा के बाद सीट शेयरिंग समझौता फाइनल हो चुका है। वासनिक ने बताया आप और कांग्रेस गुजरात, दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़ में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें चांदनी चौक और बाकी की 2 अन्य सीटें हैं। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीट और कांग्रेस 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, गोवा में 2 और चंडीगढ़ में 1 मात्र सीट है। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई
और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है। हर जगह की, हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थिति है और परिस्थितियों को देखकर चुनाव जीतने के उद्देश्य से ये बनाया। इंडिया गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति कि उनको हारना है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से जो ईडी के समन आ रहे हैं उससे भाग रहे हैं, उनके दो सहयोगी, उन्हीं के मंत्री जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही और कोई जवाब नहीं है उनके पास दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, इसलिए वो शायद घबरा रहे हैं और जानते हैं कि उनकी विश्वसनीयता दिल्ली में भी घट गई है, अन्य राज्यों में भी है नहीं। और आखिरी बात, ये सारे दल एक चीज मानते हैं कि आज देश में जो माहौल है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ वो माहौल है। इधर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरे चरण में मुरादाबाद के बाद अमरोहा पहुंची। राहुल के साथ प्रियंका गांधी मुरादाबाद से फतेहपुर सीकरी तक यात्रा का हिस्सा बनी। 21 फरवरी को कानपुर पहुंचने के बाद यात्रा थमी थी। 2 दिन के ब्रेक के बाद शनिवार को मुरादाबाद से ये फिर शुरू हुई। मुरादाबाद के जिगर द्वार पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 90% आबादी को उनका हक दिलाने के लिए जातिगत जनगणना बेहद आवश्यक है। प्रियंका ने बुलडोजर की ताबड़तोड़ एक्शन पर तीखे प्रहार करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। उसके घर में बुलडोजर चला, जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए, जो बार-बार ये घोटाला करते हैं, बार-बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला नहीं चला ना। लंबे विवाद और अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा को आखिरकार रद्द कर दिया। अब 6 महीने बाद फिर परीक्षा होगी। रद्द होने की खबर सुनकर अभ्यर्थियों में जश्न का माहौल है। दरअसल पेपर लीक होने का आरोप लगाकर पूरे प्रदेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। 17-18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में परीक्षा हुई, जिनमें 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए। पुलिस भर्ती में 60,244 पद थे। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा से एक दिन पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों पर 100 रुपए में पेपर बेचा गया। परीक्षा फिर भी हुई। पेपर लीक को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड को 1500 शिकायतें मिली। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर इस विषय पर हमला बोला। कहा, अधिकारी अपराधी मिल गए, सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे। कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी। ये देखिए, सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार चाहती होती नौकरी देने की। सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ट्रांसफर पॉलिसी पर अमल मामले में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने सभी राज्यों की सरकारों से कहा कि चुनाव से सीधा संबंध रखने वाले अधिकारी अपने गृह जिलों में पदस्थ नहीं होने चाहिए। 3 साल से एक ही जिले या लोकसभा क्षेत्र की सीमा में ऐसे अफसरों की पदस्थापना नहीं होनी चाहिए। आयोग ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा कि ऐसे अधिकारियों के मामले में चुनाव आयोग की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और अपडेट्स मिलेंगे बिग न्यूज में।